नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत 2.0 पॉडकास्ट चैनल में। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट के बारे में बिहार का डिस्कस करने वाले हैं। एक तो बिहार की राजधानी पटना के बारे में और दूसरा पर्यटन का केंद्र वैशाली के बारे में। बात करते हैं अगर वैशाली का, तो वैशाली का इतिहास बहुत ही उम्दा रहा है, क्योंकि इसको गणराज्य बोला जाता है। पूरे विश्व का पहला गणराज्य बोला जाता है, क्योंकि लिच्छवी साम्राज्य का यह राजधानी रहा था। और ये एक तरह से अगर इसका और ऐतिहासिक महत्व देखें तो आपका जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो महावीर थे, उनका जन्मस्थली है वैशाली। और महात्मा बुद्ध का भी यहाँ से जुड़ाव बहुत अच्छा रहा है। अंतिम उपदेश भी यहाँ पर वो दिए थे। और यहाँ पर अशोका के टाइम में भी उनका स्तंभ यहाँ पे निर्माण किया गया था 13 शताब्दी में। तो इस प्रकार अगर देखें तो पर्यटन की दृष्टि से वैशाली का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। और अब बात करते हैं अगर पटना की, तो पटना तो जो पहले मगध साम्राज्य में पाटलिपुत्रा के नाम से भी जानता था, लोग अभी पटना के नाम से हम लोग जानते हैं। और पटना जो है बिहार की राजधानी है। अगर मुख्य रूप से देखें तो पूरे बिहार डिस्ट्रिक्ट में अगर जहाँ पे डेवलपमेंट आपको दिखता है कि हाँ थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है, तो पटना ही डिस्ट्रिक्ट है। अगर हम 38 डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करते हैं, जिस पे हम लोग डिस्कशन लगातार करते आ रहे हैं, तो उसमें अगर पटना का मोस्ट प्रोबेबली हम लोग देखें तो डेवलप थोड़ा सा नज़र आता है। पर जितना डेवलप हम बाकी और देखते हैं स्टेट में, जैसे कि अगर हम कंपेरिजन करें हैदराबाद जो कि कैपिटल है तेलंगाना का, बेंगलोर का देखें, दिल्ली का देखें, और भी स्टेट का हम देखें कैपिटल, या इवन चंडीगढ़ देखें, तो वो पटना से मोस्ट ज़्यादा डेवलप हैं रीजन। कि यहाँ पर सरकार का जो नज़रिया है, जैसे कि अगर पटना को अगर हम देखें तो ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, बहुत अच्छा इसका डेवलपमेंट हो सकता था, परंतु यहाँ का गवर्नमेंट उस प्रकार से यहाँ पे डेवलप नहीं कर पाया है। और इन्हीं सब मुद्दों पे हम लोग अभी बात करेंगे, जिसमें वैशाली के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसमें वैशाली में हम लोग पर्यटन कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर आदित्य जी। हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं बिहार के जिला के बारे में। धन्यवाद विकास जी और भारत 2.0 की टीम। हैप्पी नवरात्रि। आज लास्ट डे है नवरात्रि का। बहुत ही अच्छा पीरियड रहा है ये पूरा 9-10 दिन। एंड हमारे दर्शकों को भी नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हम लोग सारे डिस्ट्रिक्ट की डिस्कशन कर रहे थे और अब हम लास्ट के 2 डिस्ट्रिक्ट पे पहुंच गए हैं। हम जानबूझ करके इस डिस्ट्रिक्ट को लास्ट में रखे थे, क्योंकि अभी तक हम मेनली कृषि, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज़, टूरिज़्म, इन सब के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। बट जब हम स्टेट कैपिटल और उनके इर्द गिर्द के डिस्ट्रिक्ट की जब हम बात करते हैं ना, तो वहाँ पे रेवेन्यू की इमेंस पॉसिबिलिटीज़ होती है। और आप किसी भी स्टेट कैपिटल को देखिएगा ना, मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू जनरेशन उस स्टेट की स्टेट कैपिटल से ही आता है, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है। तो जब हम बात करते हैं पटना और वैशाली की, वैशाली जैसा आपने बताया कि इसका एक कल्चरल इम्पोर्टेंस रहा है, बहुत पुरानी शहर है ये। और पटना पाटलिपुत्रा के नाम से जाना जाता था। ये पूरा रीजन जो है मगध, बहुत ही प्रबुद्ध एक समय पे शासक थे वहाँ के। अशोक हो गए, चंद्रगुप्त मौर्य हो गए। तो इस जगह का इम्पोर्टेंस बहुत डीपली रहा है, मतलब अक्रॉस द ग्लोब। ये ट्रेड करता था डिफरेंट कंट्रीज के साथ, राइट, BC में, बिफोर क्राइस्ट। तो अब हम बात करते हैं स्पेशली पटना की, या फिर उस पूरे डिस्ट्रिक्ट पटना की, ठीक है। तो पटना, जैसा कि हमारे दर्शकों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता, पटना एक सिटी है, राइट। पटना वो जो डिस्ट्रिक्ट है पटना, वो बड़ा है। उसमें आपका ये फतुहा भी आता है, खुसरोपुर आता है, बख्तियारपुर भी इवन पटना डिस्ट्रिक्ट में आता है। और नीचे अगर आप चले जाइएगा तो आपका ये जो विक्रम हो गया, पालीगंज हो गया, और यहाँ पे दनियावा हो गया, नौबतपुर हो गया, बिहटा हो गया। तो ये जो पूरा रीजन है, ये मिल करके पटना बनाता है। तो अब हम जब बोल रहे हैं कि पटना डेवलप्ड है, तो हम इस बात को सही करेंगे कि पटना में हम जो पटना सिटी है ना, जो 8-10 किलोमीटर के रेडियस का जो एरिया, बस वही डेवलप्ड है। और वो भी रिलेटिवली डेवलप्ड है, और रिलेटिव टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स इन बिहार। हम पटना को
मुंबई से कंपेयर नहीं कर सकते, बस हैदराबाद से आप अगर एक तरह से कह सकते हैं ना कि जो वीआईपी जहाँ पे कल वीआईपी लोग हैं बस वही डेवलप बस है वही पटना में। और ऐसा आप अगर पटना के इवन पटना की जो 10 किलोमीटर की जो रेडियस की भी बात जो मैंने की है, आप अगर उसके भी कुछ जगहों पे आप चले जाइएगा तो कंकड़बाग पूरा डूब जाता है बाढ़ में। हाँ, तो हम इसको प्रॉपर तरीके से हम डेवलप भी नहीं बोल सकते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं कि इसको हम कैसे टारगेट कर सकते हैं, पटना को हम कैसे टारगेट कर सकते हैं। देखिए हमारी जो डेवलपमेंट प्लान्स होनी चाहिए ना स्टेट कैपिटल से रिलेटेड, वो उसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है ना एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। विदाउट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप किसी भी सिटी स्टेट को आप ले लीजिए, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। इवन यूएस को आप देख लीजिए तो डोनाल्ड ट्रंप इज विजिटिंग अक्रॉस द ग्लोब। डोनाल्ड ट्रंप साहब दुनिया के बड़े बड़े कंट्रीज विजिट कर रहे हैं, वो अरब नेशंस विजिट कर रहे हैं, एंड ही इज सॉलिसिटिंग फंड्स फ्रॉम ऑल दिस कंट्रीज। आप अगर अमेरिका जैसा एक डेवलप्ड नेशन है उसको और डेवलप करना चाहते हो तो आपको यहाँ से पैसा लाना पड़ेगा, अदरवाइज आप उस पर्टिकुलर कंट्री की स्टेट की आप डेवलपमेंट कैसे करोगे? उसके लिए फंड्स चाहिए, आपको लोगों को पे करना है, उसके लिए फंड्स चाहिए, और रेवेन्यू जनरेशन में समय लगता है। तो पहली चीज़ जो हमें इस स्टेट कैपिटल के लिए करना पड़ेगा वो है फंड्स जनरेशन। अब हम फंड्स जनरेशन करेंगे कैसे, तो मैं वही तरीका बता रहा हूँ। फंड्स जनरेशन करने का सबसे पहला तरीका है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। आपके पास कौन से लेबर हैं, कौन से क्या एजुकेशन है लोगों की, वो हमेशा दूसरा तीसरा लेवल पे आता है। आप बाहर से लोगों को ला सकते हो, आप राइट स्किल सेट्स को ला सकते हो, उनको अच्छा पैसा दे करके अपने यहाँ ला सकते हो, लेकिन अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपके स्टेट में पैसा नहीं लगाएगी, खास करके पटना में। तो अब हम जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पहला सबसे बढ़िया तरीका होता है वो है कनेक्टिविटी, ठीक है। और वो कनेक्टिविटी जनरली आप रिंग रोड के थ्रू करते हो आप। तो मेरा जो प्रपोजल है कि सबसे पहला काम जो पटना और उसके इर्द गिर्द करना पड़ेगा वो एक बड़े रिंग रोड को देना पड़ेगा, और वो रिंग रोड मैसिव होना चाहिए, जैसा कि अपना दिल्ली के चारों साइड है, हैदराबाद में है। अभी मतलब बिहार गवर्नमेंट छोटा सा शुरुआत जैसे किया कि मैरिन ड्राइव किया है, गंगा किनारे वो बहुत छोटा है। आप अगर 14-15 करोड़ जनसंख्या की राज्य के बारे में आप सोचिएगा तो मैरिन ड्राइव टाइनी इन्वेस्टमेंट है, राइट। तो आपको ये जो इन्वेस्टमेंट है ना ये करीब 60,000, 70,000, 1 लाख करोड़ के ऊपर की भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, ठीक है। एंड एक बार दिस इज अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट, आप एक बार 10-12 लेन की एक्सप्रेसवे बनाइए पटना के चारों साइड, और उसकी रिवॉर्ड जो है ना आपको 30 से 50 साल तक मिलता रहेगा, मिनिमम मैं बोल रहा हूँ 30 से 50 साल तक मिलता रहेगा। अब उसके फायदे सुनिए। अब जब मैं पटना की बात कर रहा हूँ तो पटना के इर्द गिर्द जैसे अपना यहाँ पे हो गया बिक्रम हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद दनियावा हो गया, और इसमें आपका हाजीपुर का भी पूरा बेल्ट इंक्लूड होगा। जैसे आप ये राघोपुर हो गया, ठीक है, जिसको दियारा भी बोलते हैं आप, फिर हाजीपुर हो गया, थोड़ा छपरा हो गया, और ये यहाँ पे कोइलवार देख रहे हैं आप, ये जो सोन नदी के उस साइड में है। तो इन सबको मिला करके ये एक एक्सप्रेसवे बनेगा, वो मे बी 40 किलोमीटर के रेडियस में बने, जिस भी रेडियस में बने। अब होगा क्या इससे, देखिए हमारे पास ऑलरेडी कनेक्टिविटी है मुजफ्फरपुर के साथ, सारण के साथ, जो कि छपरा हो गया आपका। हाजीपुर का तो ये जो पुल है वो हमेशा कंजेस्टेड ही रहता है। और इधर आप देखिएगा तो आरा वाला इलाका भी बहुत ही अंडर डेवलप्ड है, राइट। ये मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि मैं कई साल से उसको उसी स्थिति में देख रहा हूँ, आरा शहर को, जो कि यहाँ पे बेहतर है, यहाँ पे सोन नदी है। तो प्लान ये होनी चाहिए कि ये जो रिंग रोड होनी चाहिए ना, ये एक वन टाइम मैसिव इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, जो कि आप 2-3-5 साल में आप कंप्लीट करें, और वो फेजेज में बनाएं। फेजेज में आप ऐसे बनाएं कि देखिए आप जो नॉर्थ वाला पार्ट है उसमें आप तुरंत नहीं बना सकते हैं, तो आप अगर नीचे वाला एरिया देखिएगा ना, ये जो नौबतपुर है और दनियावा है, ये बेल्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, और इसको आप बिहटा के साथ जोड़ सकते हैं। बिहटा में ऑलरेडी एयरपोर्ट आ रहा है और वो बड़ा एयरपोर्ट है, तो IIT भी है, और बिहटा को इंडस्ट्रियल हब के तौर पे भी आप डेवलप करना चाहते हो। तो पॉइंट ये है कि आप ये जो सेक्शन है आप अपनी एक्सप्रेसवे यहाँ से आप स्टार्ट कीजिए, और ये जो पर्टिकुलर इलाका भी है ना, ये फ्लड प्रोन भी नहीं है, यहाँ पे फ्लड भी कम नहीं है, एंड दैट एक्सप्रेसवे शुड बी एलिवेटेड, मतलब वो ग्राउंड लेवल से ऊपर होना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि फ्लड, और वो एक ऐसा एक्सप्रेसवे होना चाहिए कि वो एक मैसेज दे वर्ल्ड को कि देखो इस टाइप का मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार में भी बन सकता है। पहले आप वो इन्वेस्टमेंट कीजिए, और उसके बाद देखिए उसके रिटर्न्स कितने होंगे। अब रिटर्न्स की बात करता हूँ, तो आप जब इस एक्सप्रेसवे को बनाओगे तो यहाँ से आपका नालंदा, जहानाबाद, अरवल, और ये होते हुए औरंगाबाद, नीचे आप फिर जिसे हम बोलते हैं ना कि डिफरेंट इसके कनेक्टिविटी वाले लेन्स आप दे दो। जैसे आपका एक हो गया, आपका गया भी हो गया, तो आपका ये GT रोड है, तो आप फिर
एक स्मॉलर रोड 4 लेन आप यहाँ से निकाल सकते हो जो कि औरंगाबाद को कनेक्ट कर दे, इधर गया को कनेक्ट कर दे, राइट, तो शेरघाटी को कनेक्ट कर दे, ये बात की बात है। लेकिन इसका फ़ायदा ये होगा ना कि पटना की कनेक्टिविटी इसके इर्द गिर्द के 10-12 डिस्ट्रिक्ट के साथ बहुत बढ़िया तरीके से बन जाएगी। अब जब ये होगा तो इसका एक मैसेज आता है ग्लोबल लीडर्स और ग्लोबल कंपनीज के पास कि पटना में इस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड यू हैव टू मार्केट इट। आप अगर उसको मार्केट नहीं करोगे ना तो नो वन इज गोइंग टू मार्केट इट फॉर यू। आप वो 10-12 लेन का एक्सप्रेसवे बनाइए, उस पर बेस्ट टेक्नोलॉजीज यूज़ कीजिए आप, और फिर उसकी गजब की मार्केटिंग कीजिए आप। उसके बाद आप इन्वेस्टर फोरम में जाइए, चाहे वो आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जाओ, कहीं पे भी जाओ आप, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के पास जाओ या फिर स्विट्जरलैंड जाओ, जहाँ पे भी आपको जाना है आप जाओ, न्यूयॉर्क जाओ, और वहाँ पे फिर जा करके आप इन्वेस्टमेंट बुलाइए कि भाई देखिए ये जो है ना ये इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट है। दूसरी चीज़ आपको मतलब आपको हर चीज़ लोअर कॉस्ट पे मिलेगा यहाँ पे। आप यहाँ पे आइए, सबसे पहला काम आप कीजिए डाटा सेंटर बनाइए यहाँ पे आप, क्योंकि डाटा सेंटर एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि हमारा देश जो है ना वो बहुत ही पीछे है वर्ल्ड के कंपैरिजन में। अमेरिका को तो आप छोड़ ही दीजिए, वहाँ पे तो भाई एआई के डाटा सेंटर्स बन रहे हैं जो कि मल्टीपल गीगावाट के इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं, और अपने देश में खुद की डाटा रखने के लिए डाटा सेंटर्स की कमी है। तो आप पहला काम ये कीजिए, एक डाटा सेंटर अगर खुलेगा ना बिहार में मिनिमम 50 से 60 हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट आता है। तो लेकिन उसको खुलने के लिए आपका जो मैं इंफ्रास्ट्रक्चर वाली बात बोला हूँ ना, वो उस पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और जब वो चीज़ होगा तो भाई सोचिए 60,000 करोड़ अगर आपके स्टेट कैपिटल में इन्वेस्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है वो 1000-15,000 लोगों को तो नौकरी देगा ही ना, देगा वो, बिल्कुल। और उसके इर्द गिर्द के जो इलाके हैं वो अपने आप डेवलप हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपको इसीलिए ये रोड का जो है ना इतना इंपॉर्टेंस होता है। और मैं यहाँ पे फिर मैं खेती बाड़ी के बारे में बात नहीं करूँगा क्योंकि हम हर डिस्ट्रिक्ट में खेती बाड़ी, और फिर हम लोग एक और चीज़ करते हैं ना जो वाटर वेज का हम लोग कर रहे थे, हाँ वो भी डेवलप कर सकते हैं। अब दूसरा चीज़ जो आता है वो है वाटर वेज का। अब मैं वाटर वेज यहाँ पे इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि देखिए उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ना हमें एक कुछ न्यूअर मेथड, जिसे हम नोवेल मेथड लाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एक्सप्रेसवे के एग्जांपल्स आपके पास इंडिया में ही हैं। आपके पास वो टेक्नोलॉजी है, आपके पास वो वर्कफोर्स है जो कि इस पे काम किया हुआ है। और वाटरवेज का जो काम है वो आप स्टेप वाइज मैनर में लीजिए अगले 5 से 10 साल में। बगल गया एसेट बनारसी में भी बन रहा है रिंग रोड, मतलब छोटा ही बन रहा है, बट आपको पटना को एक मैसिव रिंग रोड देना है। वो इट शुड बी ए मैसेज टू द वर्ल्ड, कम एंड इन्वेस्ट हियर। तो और वो जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ उस रिंग रोड के लिए नहीं है इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट आपके पूरे स्टेट के फ्यूचर के लिए है। वो इन्वेस्टमेंट 1-2 साल के लिए नहीं है, वो 50 साल के लिए इन्वेस्टमेंट है।